नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। लखीमपुर खीरी कांड की जांच में यूपी सरकार और पुलिस चारों तरफ से घिर गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर सवाल उठाया है और कहा है कि हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच सौंपी जानी चाहिए। लखीमपुर खीरी में हुई घटना के एक विशेष आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। यूपी पुलिस की जांच में नया कुछ नहीं है। इस तरह की टिप्पणियां कर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा लगता है कि एक आरोपी को बचाने के लिए एसआईटी ने 2 एफआईआर की एक साथ जांच शुरू की है। आपकी ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट में भी नया कुछ नहीं है। आपकी जांच की दिशा भी हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। आरोपियों के मोबाइल डेटा और लोकेशन क्यों नहीं मिले? आपके गवाह आरोपी के पक्ष में दिखते हैं। जांच को ज्यादा स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना जरूरी है। किसी अन्य हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच आगे बढ़नी चाहिए। जो भी बयान गवाहों के आए हैं वो मेन एक्यूज के फेवर में आए हैं। 219 के जो गवाही दी जा रही है, वही वो कह रहे थे कि एक विशेष आरोपी को बचाने की कोशिश है ये। तो यही उनका कहना था कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। दोनों मामलों की अलग अलग जांच की हुई एक बड़ी बात की है कि एक ही जांच आप क्यों कर रहे हैं? तो उनका यही कहना था कि जो पहली थी एफआईआर उस पर तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, और उनका ये मानना था कि इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि क्यों ना जो है हम एक जुडिशियल जो है वो मेंबर की कमेटी बना दें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ चेताया कि अभी तक की जांच से लगता है कि आरोपी आशीष मिश्रा को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। अदालत ने कहा पुलिस दोनों एफआईआर की जांच अलग अलग करेगी, दोनों की अलग अलग चार्जशीट दाखिल होगी। तब तक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज निगरानी करेंगे। हम मामले में सही तरीके से जांच सुनिश्चित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की नियुक्ति पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यूपी पुलिस भले ही आरोपियों को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो उसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। न्याय के सिरों को पूरा करने के लिए और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो भी कदम उठाना होगा वो उठाकर रहेगा। नई दिल्ली से हिमांशु शेखर मिश्रा और शशिकांत झा के साथ आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की पश्चिमी यूपी की पहली जनसभा में 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा छाया रहा। सीएम योगी के अलावा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने मुजफ्फरनगर दंगों और कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया और इन सब के लिए अखिलेश यादव की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कैराना लौटे परिवारों से मिलने योगी उनके घर भी गए। यूपी चुनाव से पहले ये सीएम योगी की पश्चिमी यूपी में पहली जनसभा थी। सभा में 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे छाए रहे। निशाने पे समाजवादी पार्टी और आरएलडी थी। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। सीएम योगी कैराना में पहले पलायन करने वाले उन 3 परिवारों से भी मिलने गए जो वापस लौटे हैं। 2014 से 2016 के बीच कैराना में माफिया मुकीम काला गैंग की रंगदारी वसूली से तंग आकर कई परिवार यहां से पलायन कर गए थे। हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देश के अंदर ये समाचार काफी सुर्खियों में भी था। मुजफ्फरनगर दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 50,000 से ज्यादा बेघर हो गए थे। इसने पश्चिमी यूपी में हिंदू मुस्लिम में बड़ी खाई पैदा की थी। चुनाव के वक्त फिर दंगों के जख्म पूरे दे गए। दंगा कराया मुजफ्फरनगर में, सब जानते हैं दंगा किसने कराया। हजारों लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करा दिए। जो दंगा कराने वाले थे उन्हें सरकारी विमान में बैठा करके लखनऊ उस समय के मुख्यमंत्री के आवास में ले जाया गया। पूरा सहारनपुर जल गया था। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार फिर आ गई
तो गुंडागर्दी यहां फिर बढ़ जाएगी। लोग देश को लूटना चाहते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण का राजनीति करना चाहते हैं, सोचते मेरी सत्ता आ जाए तो गुंडे रोड पर घूमे और शामली के अंदर हर मोहल्ले में गोली चलाएं। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन में बड़े पैमाने पे मुसलमानों के शामिल होने से दंगों से पैदा हुई हिंदू मुस्लिम दूरी काफी कम हुई है। कृषि कानूनों की वजह से बड़े पैमाने पे किसान उस इलाके में बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। इससे सपा और आरएलडी अलायंस मजबूत हुआ है। सियासत के जानकार कहते हैं कि यही वजह है कि चुनाव के वक्त 8 साल पुराने दंगे याद किए जा रहे हैं। कैराना में शाहनवाज और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। हिसार के हांसी में एसपी के घेराव के किसानों के कार्यक्रम में राकेश टिकैत भी पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार लोगों को जाति के आधार पर बांटना चाहती है और कहा कि किसान किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। बड़े उद्योगपतियों की सरकारें हैं, इनको लगा रखा बयानबाजी में कि जनता ऐसे ही उलझ जाए और ये आंदोलन ऐसे ही खत्म हो जाओ और तुम किसानों की फसलों को लूटो। आज से 50 और 70 साल पहले भी अनाज पे कब्जा बड़े जमींदारों का, बड़े उद्योगपति का उसका रहता था, बड़े राजा महाराजाओं का रहता था। आज भी ये उसी तरह से अनाज पे कब्जा करना चाहते हैं, पूरे देश की प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। आपस में ये जनता लड़ती रहेगी और आप इसको लूटने का काम करो देश का। क्या लगता है किसान इनके बहकावे में आएगा? नहीं आएगा इनके बहकावे में। और एक टैक्सी ड्राइवर के फोन के बाद मुंबई में एंटेला के आसपास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। टैक्सी ड्राइवर का कहना है कि बैग लिए 2 लोग उससे पूछ रहे थे कि मुकेश अंबानी का घर एंटेला कहां पे है। ये 2 लोग कौन थे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन इसके बाद एंटेला के आसपास जहां पहले से ही काफी सुरक्षा है वहां और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और इस पे जानकारी दे रहे हैं सोहित मिश्रा। तो पहले से ही यहाँ पे सुरक्षा काफी है और मुकेश अंबानी की पर्सनल सिक्योरिटी उसके बावजूद यहाँ पर अब पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। और अब बात केरल की, तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शन कर रहे युवा मोर्चा के लोगों को पुलिस ने जमकर दौड़ाया है। पेट्रोल डीजल पर राज्य के हिस्से के टैक्स कम करने की मांग के लिए इन लोगों ने विधानसभा के सामने एक मोर्चा निकाला। पुलिस ने इनको वहां से हटाने के लिए पहले पानी की बौछारें चलाई और इसके बाद जो लोग नहीं हटे उन्हें उठाकर हटाया गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में 10 नवंबर को होने वाली बैठक रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान की अध्यक्षता एनएसए अजीत डोवाल करेंगे। इसमें चर्चा का मुख्य विषय अफगानिस्तान और इसके आसपास पनपने वाला आतंकवाद, कट्टरता, सीमा पार के खतरे और नशीली पदार्थों की तस्करी होगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। उमा, जो ये बैठक होने वाली है इसके बारे में और क्या डिटेल्स हैं? जाहिर है कि अफगानिस्तान की जो स्थिति बनी है उसके बाद से कट्टरपंथ और साथ साथ जो ड्रग्स की तस्करी है एक बहुत बड़ी चिंता रही है भारत के लिए भी। तो ये जो डायलॉग अभी होने वाली है, जो चर्चा होगी, उसका क्या फॉर्मेट है, इसमें कौन लोग शामिल होने वाले हैं? ये देखिए नगमा, जैसा कि आपको पता है कि अफगानिस्तान के हालात को लेकर दुनिया के तमाम देशों में चिंता है और ऐसे में भारत जो है वो दिल्ली में इस रीजनल डायलॉग को होस्ट कर रहा है, जिसकी अध्यक्षता नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर करेंगे। और इसमें भारत समेत 8 देश जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें ईरान भी शामिल है, उज्बेकिस्तान भी शामिल है, रसिया भी शामिल है। न्योता जो है वो पाकिस्तान को ही भेजा गया था, लेकिन उसने पहले ही मना कर दिया। और आज जो जानकारी दी गई सूत्रों के मुताबिक वो ये कि जो चीन है उसने भी शेड्यूलिंग को इशू बताते
हुए आने से मना कर दिया है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है हमें वो उसके मुताबिक ये कि वहाँ पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो विस्तृत बैठक है वो इन्हीं तारीखों में हो रही है। तो इसलिए चीन की तरफ से ये इसमें जो भागीदारी की जो जो अपनी तरफ से असहमति है वो जताई गई है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत के साथ जो बातचीत का जो विकल्प है वो खुला हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में जो भारत और तमाम जो देश हैं उनकी कोशिश ये होगी कि जिस तरह के चिंताजनक हालात अफगानिस्तान में बने हैं उसका समाधान किस तरह का निकाला जाए, और कोशिश इस बात को लेकर होगी कि जितने भी रीजनल जो शक्तियां हैं जो इसमें शिरकत कर रही हैं उनके बीच एक कंसेंसस बनाया जाए कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। और खासतौर पे ये भी कहा गया सूत्रों के हवाले से कि इनमें से कई देश हैं जो कि इसमें शिरकत करें, वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम जो क्रिएट की जा रही है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, वो एक प्रॉब्लम का हिस्सा है। तो इन सब बातों के बीच किस तरह का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि अलग अलग जो देश हैं जो अफगानिस्तान से जिनकी सीमाएं लगती हैं उनकी भी अपनी चिंताएं हैं। तो इन सब बातों को लेकर एक विस्तृत यहाँ पे विचार विमर्श चलेगा। और ये भी साफ तौर पे कहा गया है कि ये विदेश मंत्रालय में डिप्लोमेटिक स्तर की जिस तरह की बातचीत होती है उससे थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसमें तमाम देशों के जो सुरक्षा प्रमुख हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे वो शिरकत कर रहे हैं, जिनको कि बिल्कुल प्राथमिक सूचना होती है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है इंटेलिजेंस को लेकर, सिक्योरिटी हालात को लेकर। तो इन वजहों से ये बैठक अहम है जो 10 तारीख को होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसकी अध्यक्षता करेंगे और प्रधानमंत्री भी तमाम सिक्योरिटी एडवाइजर्स NSAs के साथ एक संयुक्त बैठक करेंगे। नगमा जी, धन्यवाद आपका उमा इस पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद एक खबर कोविड वैक्सीन से जुड़ी। और अब एक खबर है जुड़ी वैक्सीन से। कैडिला की वैक्सीन आई है और ये वैक्सीन 265 रुपए में मिलेगी और ये वैक्सीन जो है इसके लिए नीडल यानी सुई की जरूरत नहीं है, ये नीडल फ्री है और इसका नीडल फ्री एप्लीकेटर जो है वो 93 रुपए में मिलेगा। कैडिला वैक्सीन की 3 डोज लेनी होगी। 12 से 18 साल के लोगों को ये वैक्सीन दी जा सकती है। ये वैक्सीन जो है वो कंपनी के मुताबिक केंद्र ने 1 करोड़ टीकों का ऑर्डर दिया है। और साल 2020 और 2021 के लिए पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उनकी पत्नी संगीता जेटली को राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी बेटी बांसुरी स्वराज ने पुरस्कार लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 141 लोगों को साल 2020 के लिए आज सम्मानित किया गया है। मंगलवार को 2021 के लिए 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। और अब कोविड के मामले कम हुए हैं तो स्कूल्स खुलने लगे हैं और कर्नाटक में तो प्री स्कूल भी खुल रहा है, यानी कि नर्सरी भी शुरू हो गया है। नर्सरी की क्लास तकरीबन 20 महीनों के बाद सरकार ने शर्त ये रखी है कि जहां 2% से कम संक्रमण की दर है स्कूल सिर्फ वहीं खुलेंगे। फिलहाल कर्नाटक में संक्रमण दर 1% से कम है, ये तकरीबन 0.22 है और इसलिए यहां पर स्कूल खोले जा रहे हैं। धीरे धीरे स्कूलों में रौनक लौट रही है। प्री स्कूल के बच्चे पहली बार क्लास में आए हैं। अभिभावक भी खुश हैं। लंबे अरसे बाद उनके बच्चे स्कूल गए। स्कूल पद्मा स्कूल हैज टू ओपन टुडे और टुमारो। हमारे पास विकल्प भी क्या है? कोरोना के साथ ही जीना है और ये लंबे समय तक रहेगा। जैसे कभी डायरिया और मलेरिया हुआ करता था, लेकिन हम बच्चों के कैरियर से खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। क्या कर सकते, इतना दिन घर में रह के बच्चे भी स्कूल का एटमॉस्फेयर से बहुत मिस कर रखे थे। अभी खुशी से जाके आया, देखेंगे प्रिकॉशन तो ले लेके स्कूल में।
पहली से 12वीं तक के स्कूल पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन प्री स्कूल अब खोले गए और वो भी कुछ शर्तों के साथ। बच्चे घर से खाना और पानी साथ लाएंगे और शिक्षक सुनिश्चित करेंगे कि वो एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी पर रहें। अगर कोई बच्चा पॉजिटिव पाया गया तो क्लास के सभी बच्चों का टेस्ट करवाया जाएगा। स्कूल को गर्म पानी और सैनिटाइजर रखना होगा। सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य है। वैसे ज्यादातर स्कूलों ने प्री स्कूल फिलहाल नहीं खोले हैं, क्योंकि एहतियाती इंतजाम करने में थोड़ा वक्त लगेगा और जो खुले हैं वहां भी कम ही बच्चे आए। आफ्टर ऑलमोस्ट 20 months, तकरीबन 20 महीनों के बाद स्कूल खुले हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन हमारी चुनौतियां बढ़ गई हैं क्योंकि एसओपी हमें फॉलो करना है और ये मुश्किलों से भरा काम है। एसओपी हैज टू बी मेंटेन्ड। सरकार ने इजाजत दे दी, स्कूल अपनी तरफ से एहतियाती कदम उठा रहे हैं। ऐसे में अब अभिभावकों को यह तय करना है कि मौजूदा हालात में बच्चों को स्कूल भेजना वो सुरक्षित समझते हैं या नहीं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।